Hello students, welcome to the Engraver classes. This is NCERT Polity Series Class 6 and today we will start chapter 3rd. What is गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या है इस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गवर्नमेंट वर्ड यू मे हैव हर्ड मेनी टाइम्स, बहुत बार आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन इसके फंक्शन क्या हैं, ठीक है, तो ये कैसे काम करती है, हाउ डज इट वर्क्स और व्हाट इज़ गवर्नमेंट। सबसे पहले तो अगर हम ये देखें, गवर्नमेंट नाम तो सुन लिया, लेकिन क्या है ये, काम कैसे करती है, क्या क्या काम करती है, कैसे करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसकी, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में आ रही होंगी। एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट ऑल दीज क्वेरीज। ओके, इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट क्या है, कैसे काम करती है, क्या काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है इसकी, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखो, गवर्नमेंट को समझने से पहले हम एक छोटे से लेवल अपने फैमिली से स्टार्ट करते हैं, है ना। अब हमारी फैमिली में हम क्या करते हैं, हम चाहे वेदर इट इज़ जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, हम कुछ लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे एक साथ रहते हैं और हमारे घर का, हर घर का क्या होता है, एक सिस्टम होता है, कुछ रूल्स होते हैं सबके, है ना। जैसे कुछ घर में रूल होता है कि सुबह उठते ही आपको पहले नहाना है, पूजा करनी है, उसके बाद ही आपको खाना पीना मिलेगा, है ना। बच्चों के लिए जैसे रूल्स होते हैं कि दिन छिपने के बाद आपको बाहर नहीं खेलना है, आप कहीं जाएंगे आपको बता कर जाना है, तो छोटे छोटे से रूल्स होते हैं ना। तो ये रूल्स कौन डिसाइड करता है, हमारे घर के जो एल्डर पर्सन्स होते हैं, हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं। जैसे अब फेस्टिवल्स की भी बात करें, पर्टिकुलर किस सिस्टम से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जो भी कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको फॉलो किया जाता है, तो ये कौन डिसाइड करता है, हमारे जो एल्डर पर्सन्स हैं, जो हमारे घर के बड़े लोग होते हैं, वो कुछ सेट करते हैं रूल्स और हम सब उन रूल्स को फॉलो करते हैं, है ना। तो उन्हीं रूल्स को हम क्या करा, हमने पूरी फैमिली में जो है इम्प्लीमेंट किया और उन रूल्स को फॉलो करते बड़े अच्छे से सिस्टम हमारा मैनेज हुआ। अच्छा, अब आप समझो, अगर आपके पास ये रूल नहीं हो तो क्या होगा, किसी भी समय कोई भी आना जाना करेगा, है ना। कोई नहाएगा धोएगा नहीं, अपनी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखोगे आप लोग, हेल्थ और हाइजीन की केयर नहीं हो पाएगी। अब आपका मन करेगा नहीं मुझे तो स्कूल नहीं जाना, तो आप क्या कहोगे, आप स्कूल नहीं जाओगे, तो आपकी एजुकेशन इफेक्ट होगी, आपका आगे करियर जो है वो इफेक्ट होगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होती हैं, ये जो रूल्स हैं वो क्या करते हैं, हमें बाउंड करते हैं, वो ओवरऑल हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखें किसी भी स्टेट में एरिया वाइज अगर हम देखें, अब एरिया वो कोई स्टेट भी हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है ना, कोई विलेज भी हो सकता है, कोई नेशन, कोई कंट्री वो भी हो सकता है। तो जब हम नेशन की, विलेज की, डिस्ट्रिक्ट की या स्टेट की बात करते हैं, तो आप देखिए कितने सारे लोग एक साथ रहते हैं, है ना। तो उन सब लोगों के लिए एक सिस्टम जो है वो मेंटेन किया जाता है, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं ताकि उन सभी लोगों का, उस स्टेट में या पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले सभी लोगों को जो है सारी सुविधाएं मिले, सारी फैसिलिटीज़ मिले, सारे उनके जो चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सब उनको इक्वली मिलती रहें और सभी लोग जो है अपना डेवलपमेंट कर पाएँ, है ना। तो ये जो सिस्टम है, ये जो मेंटेन कर रहा है सिस्टम, वो कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट करती है। ओके, कौन करता है, गवर्नमेंट। क्लियर। तो अब अगर हम गवर्नमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, इतना समझ में आया आपको, तो व्हाट इज गवर्नमेंट, एनी ग्रुप ऑफ people living together in a country, state, city or local community has to live by certain rules. The system of rules and the people who make and administer them is known as a government. यानी कि जो लोग उन रूल्स को बनाते हैं और उनको एडमिनिस्टर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, गवर्नमेंट कहलाते हैं। यानी कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ईच कंट्रीज गवर्नमेंट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट कंट्रीज ऑन एनवायरनमेंट, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल आइडियल्स। यानी कि किसी भी देश की गवर्नमेंट को देखकर आप क्या कर सकते हैं, उस देश के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्लियर। सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वॉज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट के काम क्या क्या होते हैं। देखो, सबसे पहला काम अगर हम देखें, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर।
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है गवर्नमेंट। अभी देखो जैसे हमारा जो ये कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है ना, लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है, इस समय हमारी गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया है। क्या रूल बनाया है कि यू हैव टू वियर दी मास्क, आपको मास्क पहनना ही पहनना है। अगर आप मास्क नहीं पहनते तो क्या होता है, आपके ऊपर पेनल्टी लगती है ना। तो ये एक रूल बना दिया। तो इस रूल से क्या फ़ायदा है, इस रूल से ये फ़ायदा होगा कि लोग जो हैं एक से दूसरे में जो इन्फेक्शन फैलता है उसको रोक पाएंगे, है ना। तो ये रूल किसने बनाया, हमारी गवर्नमेंट ने। किसके लिए बनाया, हमारी हेल्थ के ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इसी तरीके से जैसे हम देखें, हम ड्राइविंग की बात करते हैं, हमारे लिए एक रूल बनाया गया है, लॉ बनाया गया है कि हमारे पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। अब लाइसेंस होना ज़रूरी होगा तो क्या होगा, अब हम जानते हैं जो हमें परमानेंट लाइसेंस मिलता है वो हमें 18 ईयर्स की एज पर मिलता है। क्यों मिलता है ऐसा, क्योंकि जब 18 ईयर्स का कोई भी पर्सन होता है वो क्या कहलाता है, एडल्ट, यानी कि उसका जो मेंटल लेवल है वो डेवलप हो चुका होता है, उसमें सोचने समझने की जो बुद्धि है वो डेवलप हो चुकी होती है। अब अगर एक छोटे से बच्चे को अगर आप कोई भी व्हीकल दे दें, बाइक दे दें, तो वो कैसे चलाएगा प्रॉपर। चलो मान लो उसको ड्राइविंग आती है, लेकिन पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको कैसे टैकल करना है, डील करना है, उस वक्त वो बुद्धि से काम नहीं ले पाता है। तो इसीलिए जो है एक पर्टिकुलर एज डिसाइड कर दी गई है कि क्योंकि इस एज तक जो मेंटल लेवल है वो डेवलप हो जाता है, तो एक रूल बना दिया। अब अगर ये लाइसेंस के बिना लोग चलाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। लोगों के जो दुर्घटनाएं हैं वो ज़्यादा होंगी। तो उससे बचने के लिए क्या किया, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। क्लियर। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया ये। दूसरा हम बात करें रेस टैक्सेस। अब गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इम्प्लीमेंट करती है। जो गवर्नमेंट है उसके पास कहाँ से पैसा आता है, जब वो इतने सारे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सड़कें, पुल ये सब काम करती है, तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास, टैक्सेस के थ्रू। यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो हम पर, पब्लिक के ऊपर अलग अलग चीज़ों पर टैक्स इम्पोज करती है। क्लियर। जैसे आप कहीं पर जाते हो, आपने देखा है ना टोल टैक्स, आपने नाम सुना होगा। तो वो टोल टैक्स क्या होता है, जो भी सड़कें, जिस सड़क पर आप जाते हो उस सड़क को मेंटेन रखने के लिए आपसे कुछ जो है पैसे गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो उस टैक्स को फिर उस पैसे को, यानी कि सबका जितना पैसा इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, उस रोड की मेंटेनेंस में काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों पर जो है गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो कितना टैक्स लगाना है, कैसे लगाना है, अब आपने जैसे इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, अलग अलग टैक्सेस सुने हैं ना। तो ये सब टैक्स कितने इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, कौन कैसे पे करेगा, उसको रूल्स, पे करने के रूल्स क्या हैं, वो सब कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। क्लियर। प्रोवाइड पब्लिक गुड्स। जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आपने देखा होगा डिपो, राशन डिपो आप नाम सुना होगा आपने, है ना। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम जो होता है, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जितनी भी राशन की चीज़ें हैं उनको ज़रूरतमंद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। मिनिमाइज इन इक्वालिटी। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो रूल बनाती है कि ऑल आर इक्वल। अब इतना बड़ा नेशन है, किसी भी देश की अगर हम बात करें तो बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, तरह तरह के लोग होते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, उनके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो वो सभी लोग क्या करेंगे, अपने आप को सुपीरियर शो करेगा। जो भी ज़्यादा पावरफुल होगा, जो ज़्यादा नंबर में होगा, वो क्या करेगा, अपने आप को पावरफुल शो करेगा। और जो संख्या में कम है या जो वैसे माइनॉरिटीज़ में हैं, वो क्या होंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे, है ना। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स बनाती है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और सब लोग, किसी भी नेशन के सब लोग जो हैं वो इक्वली डेवलप हो पाएँ। ओके। तो ये काम किसका है, गवर्नमेंट का। रिड्यूस मार्केट फेलियर, यानी कि मार्केट की जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे हम देखते हैं जो रेट है, चीज़ों के रेट डिसाइड होते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और उसी बेस पर ताकि जो उसको बेचने वाला है और जो उसको ख़रीदने वाला है दोनों को ही नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो सब जो है पॉलिसी किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा। इसी तरीके से देखो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वही चीज़ आगे इकोनॉमी को जो है मेंटेन करने का काम करती है। नेशनल डिफेंस, यानी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा की हम बात करते हैं। अब कोई भी देश है उसकी बाउंड्री जो होती है अलग अलग देशों के साथ लगी हुई होती है ना। तो जो देश हैं वो आपस में क्या करते हैं, लड़ते भी हैं, बिजनेस भी करते हैं, उनकी अलग अलग रिलेशंस होती हैं। जैसे अब हमारे पड़ोसी की हम बात करें
हमारे नेबर्स होते हैं, किसी के साथ हमारी अच्छी रिलेशंस होती हैं, किसी के साथ हमारी खटपट चलती रहती है ना। तो उन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रूल्स बनाती है। जैसे अगर हमारी कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी, रूल्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, दूसरा देश हमारे देश पर अटैक कर सकता है ना। तो उससे बचने के लिए क्या करती है, नेशनल डिफेंस पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। डिफेंस के साथ साथ जो हमारे दूसरे देशों के साथ बिजनेस हैं, जैसे हम बात करें डिफेंस की बात करें, जैसे हम तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, म्यांमार है, भूटान है, बांग्लादेश है, तो ये सब तो देश जो हमारी बिल्कुल बाउंड्री से लगते हुए हैं। लेकिन जो दूर देश हैं, जैसे अमेरिका की हम बात करें, तो हमारी ट्रेडिंग, हमारा बिजनेस उनके साथ होता है। तो किस रूट पर हम जा रहे हैं, वहाँ पर हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना है, इनकम टैक्स जो हम कहते हैं, सेल टैक्स, सॉरी यहाँ पर जो हम कहते हैं जो आपका आयात निर्यात आप जिसे कहते हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो कौन बैलेंस करता है, हमारी गवर्नमेंट ही करती है। क्लियर। अब रेगुलेट लेबर मार्केट्स, मार्केट में लेबर जो है यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट डेवलप करना, उनके लिए जो वेजेस होते हैं वो डिसाइड करना, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज सारी दी जाएं, तो वो सब कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। इसके साथ साथ उनको काम अवेलेबल करवाना, ताकि जो लोग हैं उनको उनके स्किल के अकॉर्डिंग, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनको काम मिल सके, ये सब कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट करती है। जैसे आप देखते हो, आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुना है और बायोस्फीयर रिजर्व सुने हैं। ये सब एरियाज़ क्या होते हैं, यहाँ पर जितनी भी बायोडाइवर्सिटीज़ होती हैं, यानी कि जितनी भी वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उन सबको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट करती है। तो देखा आपने कितने सारे काम हैं गवर्नमेंट के, है ना। तो ये गवर्नमेंट ये सारे और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी गवर्नमेंट करती है। सो इज़ इट क्लियर टू ऑल? ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। तो ये सब जो काम है, हमने ये तो समझ लिया कि ये काम गवर्नमेंट करती है। तो इतने सारे काम हैं, तो ये गवर्नमेंट कैसे करेगी? गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी होती है जिसके बेस पर ये सारे काम किए जाते हैं। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट अकेली की काम नहीं करती। गवर्नमेंट के अंदर हमने देखा ना, एक सिस्टम होता है, इंडिविजुअल नहीं है कोई। ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम में बहुत सारे क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, और उन लोगों के द्वारा सारी मॉनिटरिंग की जाती है। तो अब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, जो सिस्टम है ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। और इन सब की फंक्शनिंग के लिए गवर्नमेंट के पास एक पावर होती है, एक अथॉरिटी होती है, किसकी, लॉज बनाने की, है ना। हमने जो रूल पढ़े ना अभी कि गवर्नमेंट रूल बनाए, जैसे हमने लाइसेंस का रूल पढ़ा, अभी हमने देखा जैसे मास्क का रूल पढ़ा, है ना। तो गवर्नमेंट के पास एक पावर होती है, द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस। सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन, यानी कि कुछ भी डिसीजन लेने की गवर्नमेंट के पास पावर होती है और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने की भी पावर होती है। अब सपोज रूल बना दिया कि लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन उसको एनफोर्स ही नहीं किया गया, उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया, तो उस रूल का क्या फ़ायदा होगा, नहीं होगा ना। तो उस रूल को इम्प्लीमेंट किया जाता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एनफोर्स किया जाता है, सो दैट द फंक्शनिंग कैन बी डन इन अ प्रॉपर वे। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट ऑफ मच यूज़। अगर गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होगी तो उसके फंक्शनिंग जो है वो काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को ये पावर होती है कि वो कोई रूल बनाए और उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया ना, लाइसेंस का हमने एग्जांपल पढ़ा, हमने मास्क का एग्जांपल पढ़ा, जैसे हमने एक देश से दूसरे देश में जाने के रूल्स बना दिए जाते हैं। हम पासपोर्ट के बिना, वीज़ा के बिना नहीं जा सकते, है ना। ट्रेन में, बस में आप ट्रैवल करते हैं, आपके पास टिकट होना ज़रूरी है। अगर ये रूल बना दिया जाता है कि आप टिकट के बिना आप जो है ट्रैवल नहीं कर सकते, जब आप बिना टिकट के मिलते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है ना, पनिशमेंट मिलती है आपको, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। अब देखो, जैसे आपके स्कूल का एग्जाम्पल हमने, आपके स्कूल में एक रूल है कि आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना है, तो ये एक रूल बन गया। अब अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा,
है ना, फाइन इम्पोज होगा या पनिशमेंट मिलेगी आपको, पहले 2-3 बार आपको समझाया जाएगा, राइटिंग में नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो सेम वे जो है वो गवर्नमेंट काम करती है कि रूल्स बनाए जाते हैं और उन रूल्स को इम्पोज करवाया जाता है। क्लियर? अब देखो, इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास पावर है, तो भाई जब पावर होती है तो उसका मिसयूज भी हो सकता है ना, तो गवर्नमेंट तो कुछ भी रूल बना देगी और उसको इम्प्लीमेंट कर देगी। तो ऐसा नहीं होगा, जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनके पास भी अथॉरिटी होती है, राइट होता है कि अगर उन्हें लगता है, इफ़ दे फील दैट पर्टिकुलर रूल इज़ नॉट फेवरिंग अस, नॉट इन आवर फेवर, और इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर अस, पर्टिकुलर रूल या लॉ जो है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, या पर्टिकुलर रूल या जो राइट है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, देन दे कैन अपोज, वो अपोज कर सकती है, पब्लिक जो है अपोज कर सकती है। देखो जैसे आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अभी आपने लास्ट वीक देखा भारत बंद, स्ट्राइक हुई थी, है ना, ध्यान है आपको सबको, भारत बंद डिक्लेयर किया गया था। वो क्यों किया गया था? जो फार्मर्स थे भारत के, इंडिया के जो फार्मर्स हैं, उन्होंने स्ट्राइक की थी। जो गवर्नमेंट है वो कोई 3 नए बिल्स जो है वो लेकर आ रही थी, अब इनको एक्ट बना दिया गया है ना। तो ये जो 3 बिल लाई थी फार्मर्स के लिए, जिसमें हम देखें जो अलग अलग, जो अब आपके डिटेल आपको मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपकी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है ना, बस आपको ये देखना है जो फार्मर्स हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट है 3 बिल लेकर आई थी, ताकि जो मार्केट की रेट हैं या जो फार्मर्स फार्मिंग करते हैं, या अगर देखें नेसेसरी जो चीज़ें हैं उनमें अमेंडमेंट्स का जो एक्ट है वो कुछ एक्ट्स लेकर आए गए थे। तो जो फार्मर्स हैं उनको लगा कि ये जो एक्ट है या ये जो बिल हैं, अभी एक्ट नहीं बने थे, कि जो बिल हैं ये हमारी फेवर के नहीं है, इनसे हमें फ़ायदा नहीं होगा, इनसे हमें नुकसान होने वाला है। तो सभी फार्मर्स ने क्या किया, उसका विरोध किया, उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक की, है ना। तो उन्होंने विरोध किया एक तरीके से। तो जो पब्लिक है वो क्या कर सकती है, पर्टिकुलर रूल या लॉ को जो है अपोज कर सकती है जब तक वो बिल बनता है, बिल होता है। बिल मतलब देखो अभी आप आगे पढ़ोगे, जब फंक्शनिंग पढ़ेंगे ना हम गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि कोई भी जो नया रूल है, ऐसे ही नहीं गवर्नमेंट ने सोचा भी रूल बनाना है और वो बन गया। क्या होता है, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं, उसके इफ़ एंड बट्स जो हैं वो सारा डिस्कस किया जाता है, तब तक हम उसे क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। और जब उस पर फाइनल अप्रूवल मिल जाता है तब उसको एक्ट कहा जाता है, ठीक है, यानी कि तब उसको रूल बना दिया जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, दैट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स इट्स अ डिसीजन। सिमिलर वे द पब्लिक हैज़ द राइट टू अपोज अ पर्टिकुलर रूल, particular bill. Okay, now we'll talk about the levels of the government. अब इतना बड़ा नेशन है ना, इतना बड़ा देश है, तो इतने बड़े देश पर काम करने के लिए क्या होगा, अलग अलग जो लेवल्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। जैसे आपके स्कूल का एग्जांपल हम लें, आपके स्कूल में देखो आपकी क्लास में सबसे पहले कौन होता है, आपकी क्लास का मॉनिटर होता है ना। मॉनिटर के पास अथॉरिटी होती है, उसको कुछ अथॉरिटीज़ दी जाती है ना। जब टीचर नहीं है उसकी एब्सेंस में कौन होता है, मॉनिटर होता है जो क्लास को हैंडल करता है। उसके बाद कौन होता है, आपके क्लास टीचर होते हैं, है ना। और क्लास टीचर्स के ऊपर कौन होते हैं, आपके प्रिंसिपल होते हैं। तो ये क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया ना। सबसे पहले मॉनिटर जो रिपोर्ट करेगा वो किसको करेगा, क्लास टीचर को, और क्लास टीचर जो रिपोर्ट करेंगे वो किसको करेंगे, प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, पूरे स्कूल को मॉनिटर किया, मैनेज किया। क्लास टीचर ने अपनी अपनी क्लासेस को मैनेज किया और मॉनिटर ने अपनी अपनी क्लास को मैनेज किया, है ना, टीचर की एब्सेंस में। तो इसी तरीके से ये देखो, ये हमारा इंडिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारा इंडिया। अब देखो इंडिया, अब आप जानते हो यहाँ पर कितनी स्टेट्स हैं। अच्छा, ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। अब आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है कि अब जो स्टेट्स हैं वो कितनी हैं और यूनियन टेरिटरीज़ कितनी है। अभी जैसे आपने देखा था 2019 के अंदर ही जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है ये 2 नई यूनियन टेरिटरीज़ बना दी गई हैं। तो अब आपको बताना है कि अब हमारी स्टेट्स कितनी हैं और यूनियन टेरिटरीज़ कितनी हैं। क्लियर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखो ये अलग अलग स्टेट्स आपको नज़र आ रही हैं। ये गुजरात स्टेट हो गई, ये राजस्थान स्टेट हो गई, है ना, ये उत्तर प्रदेश हो गई। तो इन सब स्टेट्स में क्या होगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, ठीक है। उन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होंगे, विलेजेस होंगे, ठीक है। तो ये अगर हम देखें इस लेवल में अगर हम डिवाइड करें तो जो लोकल लेवल है वो चाहे आपका विलेज आप कह लो या आप डिस्ट्रिक्ट अगर कहो,
ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, लोकल लेवल की गवर्नमेंट, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट को, आप जिस एरिया में रहते हैं, सपोज आई एम लिविंग इन हनुमानगढ़, ओके, तो हनुमानगढ़ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कहलाएगा, लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन। एंड आफ्टर दैट हनुमानगढ़ इज इन राजस्थान, तो राजस्थान क्या एक स्टेट है, तो स्टेट लेवल का क्या कहलाएगा, स्टेट लेवल गवर्नमेंट। और राजस्थान पूरे किस नेशन में है, इंडिया के अंदर, तो नेशनल लेवल पर जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे आप कहते हैं, तो वो नेशनल लेवल पर, ओके। सो गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। क्लियर, डन। तो ये आपको आया समझ में, अलग अलग लेवल पर क्या किया जाता है, मैनेजमेंट की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ताकि एक अच्छे तरीके से गवर्नमेंट जो है वो काम कर सके। क्लियर, so these were the 3 levels of the government. Okay, now the types of government, after the level there must be type of government also. अब government किस टाइप की है तो वो कैसे डिसाइड होगा, who rules, कौन शासन कर रहा है, रूल किसका है, उसके बेस पर हम गवर्नमेंट के टाइप को पढ़ सकते हैं। देखो सबसे पहला हम देखें नन, whenever there is rule of no one, किसी का रूल नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एनार्की। सपोज इन योर क्लासरूम द क्लास टीचर इज़ एब्सेंट, अगर आपकी क्लास में कुछ समय के लिए क्लास टीचर जो हैं आपके वो नहीं आते हैं तो क्लास की क्या हालत हो जाती है, आप लोग खूब शोर मचाते हो, हल्ला करते हो, अपनी सीट से उठकर इधर उधर भागते हो, मस्ती करते हो ना। सो दैट मीन्स वहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता। सो दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट विल बी, दैट काइंड ऑफ रूल यू कैन से विल बी एनार्की। ओके, किसी का कोई रूल नहीं हो, कोई सिस्टम नहीं हो, कोई रूल प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अनार्की। क्लियर। अच्छा, अब हम देखिए जहाँ पर किसी एक का ही शासन हो उसे हम क्या कहेंगे, मोनार्की, और उसी को हम डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं। क्लियर, जैसे हम पुराने समय में हम देखते थे राजा महाराजा होते थे, सिर्फ एक राजा होता था और राजा की जो कोर्ट होती थी उसमें कुछ मेंबर्स होते थे, मिनिस्टर्स होते थे जिनसे वो डिस्कशन करता था, लेकिन फाइनल जजमेंट जो होता था वो किसका होता था, राजा का ही होता था, जो उसको सही लगता है वही वो जवाब देता था। तो उस टाइप के शासन को हम क्या कहते हैं, मोनार्की। क्लियर। ऐसे ही डिक्टेटरशिप, यानी कि जो डिक्टेटर होगा उसने जैसा कह दिया वैसा ही होगा, वही सही है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, डिक्टेटरशिप। दैट मीन्स रूल ऑफ वन विल बी मोनार्की और डिक्टेटरशिप। अब जब कुछ लोग मिलकर या कुछ ग्रुप मिलकर शासन चलाते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप हम कहें या कुछ ग्रुप मिलकर के शासन चलाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ओलिगार्की या जुंटा। क्लियर। ऑल, जहाँ पर सबका शासन हो उसे हम क्या कह देते हैं, डेमोक्रेसी, लाइक इन आवर इंडिया। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि सब शासन कैसे करेंगे। तो डेमोक्रेसी में भी डायरेक्ट भी होती है और रिप्रेजेंटेटिव भी होती है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एनार्की, मोनार्की, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। क्लियर। जहाँ पर किसी का शासन नहीं हो एनार्की, जहाँ पर कोई एक ही शासन करता हो उसे मोनार्की कहते हैं। वेयर एवर फ्यू पीपल rule that will be oligarchy, and where there is rule of all that will be the democracy. Clear? Okay. Now the democratic government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन रूल बाय द पीपल। अभी हमने पढ़ा ना, रूल ऑफ ऑल, सबका शासन होता है। सबका शासन मतलब क्या सब लोग जा कर के बारी बारी से अपनी जो है रूल्स बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं? नो, ऐसा नहीं होता। इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पीपल हैं, पीपल कैन टेक पार्ट इन द डिसीजन दैट अफेक्ट द वे देयर कम्युनिटी इज रन। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, अभी जैसे फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, उनको लगता है कि जो उनकी फार्मर कम्युनिटी है उनको प्रॉपर वे में जो है फ़ायदा नहीं हो पाएगा, जो भी पर्टिकुलर एक्ट है या बिल है उनसे, तो वो क्या करते हैं, अपनी कम्युनिटी के बेस पर अपने आप को शो करते हैं वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनको ये राइट है कि वहाँ जा कर के वो अपोज कर रहे हैं, है ना, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें वो इंटरफेयर कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ ना। तो इसी तरीके से जो बाकी की कम्युनिटीज़ हैं वो भी अपनी अपनी बात रख सकती हैं। ऐसा तो नहीं है बस गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया और जो सही है वही सब पर इम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट है जहाँ पर सब लोगों का शासन है, सबको अपनी बात कहने का, अपोज करने का राइट है, उसे हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब सबका शासन कैसे होता है, सबका शासन ऐसे होता है, देखो आपने नाम सुना होगा इलेक्शन, इलेक्शन सुनते हैं ना आप, वोटिंग।
तो इलेक्शंस होते हैं तब हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को, अपने लीडर्स को, है ना, पर्टिकुलर एरियाज़ में से हम क्या करते हैं, अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, वोटिंग के थ्रू वोट देते हैं ना। आपके घर में जो बड़े हैं, जो एडल्ट्स हैं, अबव 18 ईयर्स जो भी पर्सन है, वो क्या करते हैं, वोट दे कर आते हैं। जो भी उनका पसंदीदा कैंडिडेट होता है, जो उनके लीडर होते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। और वो लीडर्स क्या होते हैं, वो अपने इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हुए जहाँ कहीं भी मीटिंग्स होती हैं, जैसे अब जो हम बात करें कि रूल्स बनते हैं, रूल्स बनने के लिए कोई जगह तो होगी ना, कहीं मीटिंग्स होती होगी, है ना, तो वहाँ बैठ करके इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में। ओके, तो अभी आपको क्या देखना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता क्या है, जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके एरिया की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, उनके ऊपर डिस्कशंस होते हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जाता है या उनके ऊपर कुछ नए रूल्स बनाए जाते हैं, है ना। तो क्या किया, लोगों ने वहाँ पर हिस्सा लिया गवर्नमेंट को बनाने में। जो रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्नमेंट ही तो है ना। तो वो रिप्रेजेंटेटिव को किन्होंने चुना है, लोगों ने, पब्लिक ने। तो वो पब्लिक ने क्या किया, इस गवर्नमेंट को बनाने में अपना हिस्सा लिया। तो क्या हुआ, इसका मतलब इस तरह की जो गवर्नमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्लियर, दिस इज कॉमनली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पर लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। उस तरह की डेमोक्रेसी को हमने क्या कहा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्लियर, अब यहाँ ऐसा तो नहीं है ना, राजा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो डिसाइडेड है ऑलरेडी, ऐसा तो नहीं है ना, कोई भी बन सकता है। अब जैसे हम देखते हैं कभी कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, कभी बीजेपी जीत जाती है। दिल्ली में हमने देखा जैसे आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो जीत गए, है ना। तो अलग अलग जो लोग हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी इच्छा से अपने लीडर्स को चुन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब अगर हम देखें इंडिया के अंदर, जो हमने पढ़ा ना अभी, वोटिंग राइट्स, वोट देते हैं आपको, जैसे मैंने बताया कि जो 18 ईयर्स और जो अबव 18 ईयर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, बिफोर इंडिपेंडेंस की हम बात करें, तो ये टाइम पहले नहीं था। जो ब्रिटिश इंडिया था उस समय में इंडियंस जो थे, मोस्टली इंडियंस को कोई राइट नहीं दिया गया था। जो भी रूल्स बनते थे, जो भी पॉलिसीज़ बनती थी, उनमें इंडियंस का कोई शेयर नहीं होता था, ना उनसे पूछा जाता था, ना उनको इन्वॉल्व किया जाता था। तो धीरे धीरे जो इंडियंस थे उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने कहा जब हमारे लिए रूल्स बन रहे हैं, हमें उनको फॉलो करना है, तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से जो है रूल्स बनने चाहिए और हमसे पूछा जाना चाहिए, है ना। अब सपोज आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपसे पूछा ही नहीं जाए तो क्या होगा, आपको बुरा लगेगा ना। तो जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं, उन्होंने डिमांड की कि हमें राइट्स दिए जाएं, जो है हमारा जो रूल्स बन रहे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं, तो उनमें हमें भी इन्वॉल्व किया जाए। तो धीरे धीरे बहुत साल लगे, जब आप जानते हैं ना इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिलने में कितना स्ट्रगल हुआ, कितने सेक्रीफाइसेस हुए, है ना। तो उन सब सेक्रीफाइसेस के बाद में अल्टीमेटली जो है लोगों को जो है राइट मिला कि वो अपनी पसंद की जो सरकार है वो चुन सकें। जब ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिश लोग जो चले गए थे भारत को छोड़कर, जब इंडिया आज़ाद हो गया था, तो जो है वोटिंग राइट्स दिए गए सभी लोगों को। पहले क्या होता था, प्रॉपर्टी के बेस पर या एजुकेशन के बेस पर जो वोटिंग राइट्स दिए जाते थे, यानी कि जो अमीर है सिर्फ वही वोट दे सकता है, या जो पढ़ा लिखा है सिर्फ वही वोट दे सकता है। अच्छा, वुमेन जो थी उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते थे, है ना। तो इस तरीके से कैटेगरीज बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे डिमांड हुई कि सबको अपनी सरकार को चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। तो उसी को क्या कहा गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दैट मीन्स all the citizens who are 18 or above 18 have the right to vote। वो सभी सिटीजन्स, किसी भी देश के नागरिक जो 18 या 18 साल से ऊपर के हैं, whether these are male or female, young or old, poor or rich, educated or illiterate, whoever they are, they have the right to vote। ओके, इसी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। ओके, तो जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एक नेसेसरी कंडीशन है।
ठीक है, तभी तो वो डेमोक्रेसी होगी। जब सभी लोग वोट देंगे, सभी को राइट होगा, तभी तो वो पब्लिक की गवर्नमेंट होगी ना। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होगी, ये एक नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो यहीं पर ये सब चीज़ें लिखी हैं, देखो। ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. Okay? Okay. Now, women's suffrage movement. अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो वुमेन थी उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अच्छा देखो पहले क्या होता था, प्रॉपर आर्मीज तो होती नहीं थी, है ना। जो आम लोग होते थे उन्हीं को क्या किया जाता, लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ता था। तो जितने भी मेल थे वो तो फर्स्ट वर्ल्ड में क्या हो गए, लड़ाई लड़ने के लिए चले गए। पीछे कौन बच गया, सारी वुमेन बच गई, फीमेल्स बच गई। अब ये जो वुमेन थी इनको सारा कामकाज देखना पड़ा। पहले तो घर के अंदर ही रहती थी, घर के कामकाज जो हाउस होल्ड वर्क्स थे दे वर लिमिटेड टू दैट ओनली। लेकिन जब सारे लोग, सारे जेंट्स जो हैं वो लड़ाई लड़ने चले गए तो फिर उनको बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो जहाँ पर लड़ाई हो रही है वहाँ पर चीज़ों की सप्लाई करना भी ज़रूरी है, वहाँ पर खाना भी पहुँचाना ज़रूरी है, दवाइयाँ पहुँचानी ज़रूरी हैं, है ना। तरह तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके औजार हैं, हथियार हैं, जो उनकी ड्रेसेस हैं, वो सब चीज़ें उनको पहुँचाना वहाँ पर ज़रूरी होता है। और वो सब कब पहुँचेंगी, जब वो बनेंगी। तो वो बनाने का फैक्ट्रीज़ में काम होता था, तो पहले तो आदमी करते थे, मेल करते थे, लेकिन जब वो सब लड़ने चले गए तो ये सब काम किसके जिम्मे आ गए, वुमेन के। और जितने भी वुमेन थी उन्होंने बड़े अच्छे से इन सब चीज़ों को मैनेज किया। तो जब इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया गया तो जो रिफॉर्मर्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने देखा कि ये वुमेन तो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, सारा घर के अंदर भी और घर के बाहर भी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं, तो फिर इनको भी राइट मिलना चाहिए। दे आर ऑल इक्वल, वो भी इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए इनको भी। किसी भी जो देश है उनके जो वोटिंग राइट्स हैं इनको भी मिलना चाहिए, है ना। तो फिर जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ के जो एक्टिविस्ट थे, जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने इसके लिए एक कैंपेन चलाई। इस कैंपेन को क्या कहा गया, वुमेन सफरेज मूवमेंट, वोट फॉर वुमेन। देखो यहाँ पर इमेज आ रही है ना नज़र, वोट्स फॉर वुमेन, यानी कि वुमेन को भी वोटिंग राइट्स दिए जाएं। तो 100 साल लग गए लगभग इस लड़ाई को चलते चलते, ठीक है। और बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हुए, स्ट्रेटजी थ्रेटन यानी कि डराया गया, धमकाया गया, बहुत सारे मतलब सेक्रीफाइसेस करने पड़े, लेकिन एटलीस्ट जो है 100 सालों बाद वुमेन सफरेज मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ और वुमेन को वोटिंग राइट्स मिल गए, ठीक है। कब मिले ये, 1920 में। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की। इसी के बाद जो 1928 है, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी वुमेन को वोटिंग राइट दिए गए। और इन्हीं से इंस्पायर होकर धीरे 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 पूरी दुनिया में जो है ये सब वोटिंग राइट जो है वो वुमेन को भी दिए जाने लगे। ओके, सो दिस वाज दी वुमेन सफरेज मूवमेंट। Okay, so this was the chapter, third chapter. I have clear all the things. I hope you like the videos and everything is clear to you. Anyhow, if there is any doubt, अगर कोई भी डाउट है, so you can keep me posted on the comment box. कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। आपके डाउट जो भी हैं, आपकी क्वेरीज जो भी हैं, उनको ज़रूर सॉर्ट आउट किया जाएगा। एंड मेरा काम यहाँ पर हो गया है। नाउ दिस इज़ योर वर्क टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोज़। एंड what I will say, thank you, keep watching, stay connected, thank you.